वी आर डिस्कसिंग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। लास्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि सिमेट्री ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो जिनको भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो वो वीडियो पहले देख सकते हैं। अब इस पार्ट में वी आर गोइंग टू डिस्कस कि व्हाट इज द कंडीशन फॉर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। तो हम बोलते हैं, हमने डिफाइन किया था कि डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल होते हैं जिनमें क्या नहीं होता है, जिनमें पीएस एंड सीएस होते हैं वो मिसिंग होते हैं। ये डिस्कस किया था। तो अब यहाँ पे एक टर्म आता है हमारा कायरलिटी। तो ऑल डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स आर कायरल एंड ऑप्टिकली एक्टिव। तो ऑब्जर्वेशन बोलती है कि अगर पीएस और सीएस नहीं है तो वो हमारा मॉलिक्यूल क्या होगा, डिसिमेट्रिक होगा और ऑप्टिकली एक्टिव होगा। उसको हम बोलते हैं कायरल मॉलिक्यूल। तो दिस इज द मिनिमम एंड sufficient condition for a molecule to be optically active। तो अब आगे से याद रखना है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या होते हैं, डिसिमेट्रिक होते हैं, मतलब वहां पे सीएस और पीएस नहीं होनी चाहिए। ओके, कायरलिटी टर्म कहां से आया है, तो हम बोलते हैं कायरल जो टर्म है बेसिकली उसको बोलते हैं हैंड लाइक प्रॉपर्टी, हमारे हाथ की तरह। मतलब अगर हमारा लेफ्ट हैंड राइट हैंड की अगर हम बात करें तो हमें दिखने में सिमेट्रिकल लगता है, लेकिन अगर हम एक दूसरे के ऊपर रखने की कोशिश करेंगे तो वो ओवरलैप नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जो हमारी लिटिल फिंगर है उस पे थंब आ जाएगा और थंब पे लिटिल फिंगर आएगा। लेकिन अगर हम उन्हें फोल्ड करते हैं तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिजेंबल कर लेंगे। तो हम इस प्रॉपर्टी को हैंड लाइक प्रॉपर्टी बोलते हैं या हैंडेडनेस बोलते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड कायरलिटी। अगर हम अपने हाथ को देखें तो वहां पे कोई भी सीएस नहीं है, कोई भी पीएस नहीं है, तो डेफिनेटली वो डिसिमेट्रिक होगा। इवन वहां पे कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं है तो वो साथ ही साथ क्या होगा, असिमेट्रिक भी होगा। तो समझ आना चाहिए, कायरलिटी बेसिकली मिनिमम रिक्वायरमेंट इज डिसिमेट्री, लेकिन कायरलिटी के चक्कर में हम बोलते हैं सभी क्या हो जाती हैं, सभी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री मिसिंग हो जाती हैं। तो हम इसलिए बोलते हैं कि वो क्या होता है, असिमेट्रिक। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड में देख लेते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड कब हमारा डिसिमेट्रिक बनेगा या असिमेट्रिक बनेगा। तो अगर हम बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड में कार्बन के ऊपर 4 हाइड्रोजन अगर लगे हुए हैं तो हम बोलेंगे उन 4 अगर हम बात करें तो यहाँ पे सीएस का कोई पॉइंट है नहीं, सीएस तो हो नहीं सकती क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, 109 डिग्री 28 मिनट है। तो सीएस सेंटर से अगर हम 90 अपोजिट जाएंगे 180 पे तो कहीं और ही पहुंच जाएंगे, एक तरफ तो ग्रुप आएगा दूसरी तरफ तो कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम बात करें तो ये प्लेन में है, अगर हमारे इन दोनों को एक प्लेन में लेते हैं तो ये अप होगा और ये क्या होगा, डाउन होगा। तो हम अगर इसके अराउंड एक प्लेन कट करें तो हम बोलेंगे एक दूसरे को फोल्ड कर लेंगे, तो हम बोलेंगे हम वहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो हम बोलेंगे इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि अगर हम बोलेंगे ये हमारा क्या है, ये अप है और ये हमारा अप है और ये डाउन है, तो ये एक दूसरे को क्या कर लेंगे, फोल्ड कर लेंगे इस प्लेन के अराउंड। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव तो नहीं होगा। ओके, अब एक काम करते हैं, एक हाइड्रोजन को क्या कर लेते हैं, किसी दूसरे ग्रुप से बदल देते हैं। तो हमने Cl लगा दिया। अभी 3 हाइड्रोजन है। अब 3 हाइड्रोजन है तो अगर हम क्या करें, अगर हम ये वाला प्लेन लें, ये और ये, तो अब क्या होगा, ये जो दोनों हाइड्रोजन हैं ये अप एंड डाउन होंगे, ये अप और ये क्या होगा, डाउन होंगे। ये हमारा डाउन डॉट वाला डैश और वेज वाला हमारा अप होगा। अब हम बोलेंगे फिर से एक दूसरे को क्या कर लेंगे, फोल्ड कर लेंगे। तो फिर से हम बोलेंगे सीएस तो नहीं हो सकती क्योंकि सीएस तो किसी में नहीं हो सकती क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। लेकिन अगेन वी विल गेट पीएस, फिर से ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड नहीं होगा। ओके, एक ग्रुप और बदल लेते हैं हाइड्रोजन। अब अगर हम एक और ग्रुप बदल लेते हैं हाइड्रोजन तो हम बोलते हैं अब क्या होगा, ये सब सिमेट्रिकल पोजीशन है। तो इसको समझने के लिए एक काम करते हैं, यहाँ पे हमारा Cl लगा लेते हैं
और यहाँ पे हम लोग हाइड्रोजन लगा लेते हैं। अब ध्यान से देखना फिर से। अब हम क्या करते हैं कि ये वाला प्लेन लेते हैं, BrCl वाला प्लेन लेते हैं, इसके अराउंड लेते हैं। तो हम बोलेंगे क्या होगा, ये हमारा हाइड्रोजन, फिर से ये हमारा हाइड्रोजन क्या होगा, ये हमारा हाइड्रोजन डाउन, और ये वाला हमारा हाइड्रोजन क्या होगा, अप होगा। तो फिर से हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री तो नहीं मिलेगी, अगेन हमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगी, और हम बोलेंगे अगेन ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। अब एक ही कंडीशन बची, अब चारों ग्रुप अलग हो जाएं। अब जब चारों ग्रुप अलग हो जाएं तो तुम कोई भी प्लेन कट करोगे तो दो अपोजिट ग्रुप एक दूसरे के ऊपर तो फोल्ड हो नहीं सकते क्योंकि डिफरेंट है। तो हम बोलेंगे इस केस में CS भी नहीं होगा और इस केस में PS भी नहीं होगा, तो ये हमारा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो ऑब्जर्वेशन क्या हुई कि ऑब्जर्वेशन ये मिली कि अगर चारों ग्रुप जब तक हम नहीं बदलते हैं, चारों ग्रुप जब तक नहीं बदलेंगे तब तक वो मॉलिक्यूल PS रखेगा, और PS होगा तो डिसिमेट्रिक नहीं होगा। तो चारों ग्रुप अगर डिफरेंट हो गए तो डिसिमेट्रिक हुआ, लेकिन साथ ही साथ वो क्या हो गया, असिमेट्रिक भी हो गया, क्योंकि कोई भी सिमेट्री नहीं बची। तो हम इनको कायरल बोलते हैं और इसके ऊपर स्टार लगा देते हैं। तो ये रिप्रेजेंटेशन होता है कायरल सेंटर का कि हमारा इसके ऊपर स्टार लगा हुआ है। तो हम बोलेंगे लास्ट वाला जो फोर्थ वन है केस हमारा, जिसमें चारों डिफरेंट ग्रुप हैं, वही हमारा एक लौता क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव हुआ। तो यहां से हमें क्या मिला कि हम बोलते हैं इफ अ कार्बन एटम इज अटैच्ड विद फोर डिफरेंट ग्रुप्स, तो हम क्या होगा हमारा, then it does not have any element of symmetry, so it is known as asymmetric carbon atom। जिसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्टार से मैंने बोला था कायरल सेंटर को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये हमारा कायरल सेंटर है, और अगर कायरल सेंटर हुआ तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो दिस इज द कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी। So if a molecule contains only one asymmetric carbon, then complete molecule becomes chiral। कोई भी अगर मान लो बड़ा सा मॉलिक्यूल है, उसमें 10-12 कार्बन लगे हुए हैं, एक भी अगर कायरल सेंटर हुआ तो वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। और अगर ऑप्टिकली एक्टिव मतलब कायरल होगा तो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, और ऑप्टिकली एक्टिव हुआ तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हमारा एक भी कायरल सेंटर है तो वो हमारा क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल हो जाएगा। ओके, अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात करते हैं कि अगर हमारे पास एक कायरल सेंटर है तो सिंपली हम बोलेंगे मिरर रखेंगे बीच में, तो ये उसकी मिरर इमेज आ गई। तो हम देखते हैं कि अगर एक क्लॉकवाइज घुमाता है, मतलब प्लस फॉर्म है या डी फॉर्म है, तो दूसरा वाला जो अगर हम उसका रोटेशन देखते हैं, ऑप्टिकल रोटेशन, तो ऑटोमेटिकली वो एंटी क्लॉकवाइज सेम अमाउंट से उसको क्या करता है, रोटेट करता है, एल फॉर्म। तो हमेशा हम बोलते हैं कि जो मिरर इमेज है वो, ये हमारे मिरर इमेज स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं इनएंशियोमर्स। तो इनएंशियोमर्स आर मिरर इमेज। अगर ये प्लस थीटा है तो ये माइनस थीटा होगा। तो यहां से समझ आना चाहिए, दो तरीके से डिफाइन किया हमने, डेक्स्ट्रो और लेवो। डेक्स्ट्रो मतलब क्लॉकवाइज था और लेवो मतलब एंटी क्लॉकवाइज था, नेगेटिव। इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि बाकी तो सब सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है, केवल एक ही फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है। बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट सब कुछ सेम रहेगा, केवल ऑप्टिकल रोटेशन विल बी डिफरेंट। तो इन दोनों में समझ आना चाहिए कि फिजिकल प्रॉपर्टीज सभी क्या होती हैं, सेम होती हैं, एक्सेप्ट साइन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन। एक में थीटा होगा तो एक में माइनस थीटा होगा, उसके अलावा हम बोलेंगे कोई भी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी। मैक्सिमम रिजेम्बलेंस भी दी ईच अदर, देखो दिखने में तो अगर हम बस बोलें कि अगर मिरर इमेज के अलावा देखो तो ऑलमोस्ट सेम ही लग रहे हैं, चारों ग्रुप सेम है, तो इससे ज्यादा सिमिलरिटी नहीं हो सकती किसी में। मैक्सिमम रिजेम्बलेंस भी दी ईच अदर, कैन बी डिस्टिंग्विश्ड ओनली बाई पोलरीमीटर। अब समझो बात को, फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम है, केवल ऑप्टिकल रोटेशन अलग है, और ऑप्टिकल रोटेशन कौन बताता है, पोलरीमीटर। तो पोलरीमीटर के अलावा कोई भी डिफरेंशिएट नहीं कर सकता।
तो ओनली डिस्टिंग्विश्ड बाय पोलरीमीटर। नॉन सुपर इम्पोजिबल, सुपर इम्पोजिबल मतलब जैसे हाथ था, एक हाथ दूसरे हाथ को पूरा कंप्लीटली कवर नहीं कर सकता, तो हम बोलते हैं नॉन सुपर इम्पोजिबल मतलब नॉट आइडेंटिकल। ऑब्वियस दे आर नॉट आइडेंटिकल, दे आर मिरर इमेजेस। तो ये पॉइंट समझ आने चाहिए। सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज एक्सेप्ट ऑप्टिकल रोटेशन, मैक्सिमम रिजेम्बलेंस, पोलरीमीटर से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, और आइडेंटिकल नहीं है, नॉन सुपर इम्पोजिबल है। ओके, डायस्टीरियोमर्स एक टर्म होता है कि एक ऑप्टिकल सेंटर हुआ तब तो कोई बात नहीं, मिरर इमेज होगी। लेकिन अगर एक से ज्यादा ऑप्टिकल सेंटर हुए तो वहां पे पॉसिबिलिटी ऑफ जो स्ट्रक्चर्स होंगी वो मोर देन वन होंगी। तो हम बोलेंगे कि अगर नॉन सुपर इम्पोजिबल आइसोमर्स हमें मिलते हैं लेकिन वो मिरर इमेज नहीं है, मतलब एनेंशियोमर नहीं है, तो वो क्या होंगे, डायस्टीरियोमर्स होंगे। तो जैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हमारे होते हैं वो डायस्टीरियोमर्स होते हैं, सभी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर डायस्टीरियोमर्स। लेकिन यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमरिज्म हम बोलते हैं, ये कब पॉसिबल होगा, जब दो या दो से ज्यादा कायरल सेंटर होंगे, तभी हमें क्या मिलेंगे, डायस्टीरियोमर्स मिलेंगे, अदरवाइज इनेंशियोमर मिलेंगे, मिरर इमेज पेयर मिलेगा। तो ये समझ आना चाहिए, डायस्टीरियोमर्स हम कब ऑब्जर्व करेंगे, जब दो या दो से ज्यादा कायरल सेंटर्स प्रेजेंट होंगे। अब बेसिकली और अच्छा समझने के लिए और डिटेल में जाने के लिए हम इनको कैसे प्रोजेक्ट करते हैं वो समझ लेते हैं। तो प्रोजेक्शन फॉर्मूला देखते हैं। तो हम बोलते हैं दो तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। पहला होता है वेज डैश प्रोजेक्शन फॉर्मूला, जो अभी ऊपर मैंने तुम्हें समझाया भी था, अप एंड डाउन वाला प्लेन, तो उसको बोलते हैं वेज डैश प्रोजेक्शन फॉर्मूला। 3D रिप्रेजेंटेशन होता है। तो हम बोलते हैं कि अगर हम बात करें सॉलिड लाइंस की, तो हम बोलते हैं ये कहलाती हैं प्लेन के अंदर रहती हैं, इन प्लेन। और जो बचे हुए हमारे 109 डिग्री 28 मिनट है, तो हम बोलते हैं एक ग्रुप अप होता है, एक डाउन होता है। तो डाउन वाले को इनसाइड द प्लेन हम बोलेंगे। जैसे अगर हमारी वॉल है, तो अगर वॉल पे दो ग्रुप लगे हुए हैं, तो एक अंदर की तरफ होगा, एक बाहर की तरफ होगा। तो अंदर की तरफ होगा वो डाउन कहलाएगा, बाहर की तरफ होगा वो अप कहलाएगा, आउटसाइड द प्लेन। देखो थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं मूवमेंट। ये देखो, जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बाहर की तरफ है, तो अब यहाँ पे देखो क्या आएगा, हमारा वेज आ गया। देखो अंदर वाला हमारा क्या है, वो डाउन की तरफ पीछे है, अंदर है, तो वो देखो कैसा होगा हमारा, यहाँ पे देखो कैसा लगा हुआ है, वो हमारा डैश पे लगा हुआ है। तो समझ आना चाहिए। तो ये थोड़ा सा पार्ट जो मूव कर रहा है, इसको हम जीआईएफ के फॉर्म में देख सकते हैं, समझ सकते हैं क्या हो रहा है। अप एंड डाउन का मतलब दो प्लेन में होंगे, एक इनसाइड प्लेन होगा, एक आउटसाइड प्लेन होगा। तो इतना हमें समझ आना चाहिए। दैट इज 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। ओके, जैसे ब्यूटेन टू ऑल। तो ब्यूटेन टू ऑल की अगर हम बात करें, तो ब्यूटेन टू ऑल में हम बोलेंगे क्या होगा कि CH3 C2H5 का प्लेन ले लिया। इसको अगर हम लिखें नॉर्मल तो क्या होगा, CH3 CHOH CH2 CH3। इसको एक साथ हम C2H5 भी ले सकते हैं, स्टार। तो हम बोलेंगे यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होती है, तो ज्यादातर जो आईपीसी नंबरिंग स्टार्ट होती है वो ऊपर रखते हैं, 1 2 3 4 यहाँ पे रहेंगे कार्बन। हाइड्रोजन अभी इनसाइड द प्लेन है, आउटसाइड भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। OH हमारा क्या है, आउटसाइड द प्लेन है। इसकी मिरर इमेज लेंगे तो ये आ जाएगा। तो हम बोलेंगे ये रिप्रेजेंटेशन हमारा क्या कहलाता है, वेज डैश रिप्रेजेंटेशन कहलाता है। इसको हम बोलते हैं वेज डैश प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ओके, सेकेंड वन इज फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ये होता है 2D। 2D मतलब अब उसको जो अभी प्लेन में दो थे, एक इनसाइड था एक आउटसाइड था, इसको हम फोल्ड कर देते हैं पेपर पे। तो अब पेपर पे अगर फोल्ड कर देंगे तो क्रॉस बन जाएगा वहां पे। तो हम बोलेंगे जो फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला होता है वो रिप्रेजेंट होता है क्रॉस से। अब क्रॉस में रूल्स क्या होंगे, सिंपली सेंटर जो होगा जहां पे फोल्ड किया है वो तो कायरल सेंटर होगा। अभी तुमने फोल्ड किया तो टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर जो हमारी हॉरिजेंटल लाइन है वो ग्रुप होंगे जो टूवर्ड्स ऑब्जर्वर, और जो हमारी वर्टिकल लाइन है वो ग्रुप हमारे कौन से होंगे, जो हमें ऑब्जर्वर से दूर दिख रहे हैं। तो ये समझ आना चाहिए। कैसे फोल्ड किया है हमने, इस तरीके से फोल्ड किया है कि दो ग्रुप हमारे होंगे,
वो टूवर्ड्स ऑब्जर्वर होंगे और 2 हमारे क्या होंगे, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। तो बेसिकली हॉरिजेंटल में टूवर्ड्स वाले आएंगे जो हमारी तरफ आ रहे हैं ग्रुप, और जो हमारे वर्टिकल लाइन में है वो हमसे जो दूर हैं वो रखे जाएंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, हाई प्रायोरिटी ग्रुप जो होगा वो वर्टिकल लाइन पे रहेगा, जहां से अभी बताया था नंबरिंग स्टार्ट होती है, तो वो हमारा क्या रहेगा, ऊपर रहेगा। जैसे ब्यूटेनॉल में हमारा ब्यूटेन 2 ऑल में क्या था, CH3 ऊपर था। फिर से वही एग्जांपल देख लेते हैं, ब्यूटेन 2 ऑल है हमारा, तो ब्यूटेन 2 ऑल में क्या होगा, हमारा CH3 ऊपर रहेगा, 1 2 3 4, ये चलेगी नंबरिंग। अब ये ऐसे होगा बेसिकली, तो HOH हमारी क्या है, टूवर्ड्स हमारी तरफ आ रहे हैं, CH3 और C2H5 हमसे दूर जा रहे हैं। इसकी मिरर इमेज लेंगे तो देखो OH इधर आ जाएगा, अभी इधर इधर के इधर राइट था, और इस वाले में क्या होगा, लेफ्ट होगा। तो बाकी सब कुछ सेम है, केवल क्या होगा, इनकी जो ऑप्टिकल रोटेशन हो जाएगी वो डिफरेंट हो जाएगा। तो ये कहलाता है फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। तो दो तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो एक और देख लेते हैं, मोर देन वन अगर है, जैसे ग्लूकोज। ग्लूकोज में क्या होता है, अब ग्लूकोज का फिक्स्ड होता है, अभी हम लोग बायोमोलिक्यूल्स में भी देखते हैं, लेकिन याद रखो इसको एयरटेल से याद रखा जाता है, ऑल राइट थर्ड लेफ्ट। मतलब OH ग्रुप में जो 1 2 3 है उसमें थर्ड ये लेफ्ट है केवल, बाकी सभी देखो राइट में है। तो ये ग्लूकोज होता है, याद रखो। ये प्लस फॉर्म है हमारा, ये प्लस है हमारा, इसकी मिरर इमेज लोगे तो डेफिनेटली उल्टा हो जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा, L डेक्स्ट्रो लेवो। तो ये ग्लूकोज का भी एग्जाम्पल था, 4 ऑप्टिकल सेंटर होते हैं, 4 ऑप्टिकल सेंटर थे, सिंपली हमने 4 सिंपल क्रॉस में 4 क्या होंगे, पॉइंट होंगे, और उसकी मिरर इमेज होगी। तो इस तरीके से मोर देन वन अगर है तो भी हम फिशर प्रोजेक्शन से उन्हें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसमें हमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि एक से ज्यादा अगर हमारे ऑप्टिकल सेंटर हैं तो हम किस तरीके से उन्हें रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हमारा डिस्कशन रखेंगे अभी हम लोग इसमें, लेकिन एक टर्म और देख लेते हैं, जैसे डायस्टीरियोमर्स थे, इन केसेस में ये हमारे सुगर्स हैं, ठीक है। तो इन केसेस में एक टर्म होता है जो हम बोलते हैं, उनको इपीमर बोलते हैं। इपीमर क्या होता है, जैसे अभी तुमने बोला, क्या बोला, कि मैंने बोला ये ग्लूकोज था, CHO OH 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 और ये H थर्ड लेफ्ट है, ठीक है, बाकी सभी क्या है, हमारे राइट है। ये हमारा है ग्लूकोज, राइट। अगर इस ग्लूकोज में हम सेकंड वाले कार्बन को घुमा दें, ये वाला ग्रुप केवल केवल सेकंड वाला और कोई नहीं, तो क्या होगा, सेकंड वाले को रोटेट कर देते हैं। तो सेकंड वाले को अगर हम रोटेट कर देंगे तो ये हमारा OH हो जाएगा, ये तो OH है ही, यहाँ H हो जाएगा, OH H OH H और CHO। तो हम बोलते हैं ये हमने केवल C2 चेंज किया, सेकंड कार्बन किया, तो इसको डिफाइन किया जाता है, इनको बोला जाता है इपीमर। देखो समझो बात को, ये एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है, मिरर इमेज नहीं है तो डायस्टीरियोमर्स होंगे, लेकिन इस इन डायस्टीरियोमर्स को, जिसमें हम बोलते हैं एक से ज्यादा कायरल सेंटर है लेकिन केवल एक ही वाला चेंज हुआ है, केवल सेकंड या फोर्थ या फिफ्थ कोई भी, तो हम बोलते हैं उन्हें, हम क्या बोलते हैं, इपीमर। क्या है, चेंज एट ओनली वन पोजीशन, तो इसका नाम क्या होता है, मैनोज। ये ग्लूकोज था और ये क्या होगा, मैनोज होगा। C3 वाले को चेंज करते हैं तो एलोज बोलते हैं, C4 वाले को करते हैं तो गैलेक्टोज बोलते हैं। तो ये सब हमारे बायोमोलिक्यूल्स में हम लोग पढ़ते हैं, तो समझ आना चाहिए इपीमर क्या है, इपीमर्स आर डायस्टीरियोमर्स। तो ये भी एक टर्म था जो हमें पता होना चाहिए। तो फिशर प्रोजेक्शन समझ आ गया कि हमने क्या बोला कि ये 2D रिप्रेजेंटेशन होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इनका कॉन्फ़िगरेशन करना सीखेंगे कि ऑप्टिकल जो हमारे ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं उनको कैसे कॉन्फ़िगरेशन उनका किया जा सकता है। थैंक यू।